हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड पार्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था एफटीपी क्या होती है, फिर 1990 में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए एफटीपी में, और 2015-20 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत देख ली थी। अब यहाँ पे हम उसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस दो जो एफटीपी है हमारे 2015-20 की, उसके फीचर्स क्या क्या थे और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं देयर वेर 5 डिफरेंट स्कीम्स। तो अलग अलग स्कीम्स थी एफटीपी आने से पहले हमारी, सॉरी, जो एमईआई स्कीम है हमारी, उसको एफटीपी के अंडर, जो एफटीपी के अंडर आती है, उसके आने से पहले वहाँ पे 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, स्कीम थी कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम, विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना VKGUY। यानी इतने सारे 5 अलग अलग स्कीम्स थे। तो इन सबको हटा के फिर एक सिंगल स्कीम बनाई गई जिसका नाम है यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, है ना। तो ऐसा क्यों बनाया गया ना, क्या बात है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे देश में, तो उसके एक्सपोर्टर्स भी अलग अलग है। तो अगर उनको किसी स्कीम के तहत यहाँ पे बेनिफिट लेना है, या अगर उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज में कोई कंसेशन लेना है, तो वो किस स्कीम के, ना, कंफ्यूजन वहाँ पे बहुत ज्यादा थी कि किस स्कीम के तहत आपको अप्लाई करना है। फिर इस स्कीम को मेंटेन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखे जाएंगे, आपका जो टेक्निकल इश्यूज होंगे अलग अलग, फिर आपको अलग अलग वहाँ पे, मतलब हर, अगर घर में मेंबर बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, है ना। अगर एक ही आदमी रहेगा तो काम कम रहेगा। वही यहाँ पे बोल रखा है कि एक आसानी दी गई यहाँ पे, जो भी एक्सपोर्टर के उनको कंफ्यूजन होती थी कि किस स्कीम के तहत हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, या उनको भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इन सारी चीजों को, इन सारे स्कीम को एक करके यहाँ पे एमईआईएस बनाया गया, जिसे हमने पार्ट 1 में डिटेल में देखा है। ठीक है। एंड देर वॉज नो कंडीशनलिटी अटैच टू द स्क्रिप्ट इशूड अंडर द स्कीम। उसके साथ साथ जो स्क्रिप्ट मतलब हमने देखा कि जो अभी क्रेडिट, जो हमारी क्रेडिट स्क्रिप्ट थी, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, हमने पार्ट 1 में देखा है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यहाँ पे एक्सपोर्टर को मिल जाती थी। तो ये जो हमारे टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट से, आप इसे टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। तो उसमें कोई कंडीशनलिटी नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी कि, और उसके साथ साथ ये टैक्स, ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो होती है ना फ्रेंड्स, वो ट्रांसफरेबल भी होती है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक एक्सपोर्टर है, उसके उसे इस स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन अभी उसको कोई प्लानिंग नहीं है, वो नहीं चाहता है कि इसको वो यूज करे, तो वो उसे ट्रांसफर भी कर सकता है किसी दूसरे एक्सपोर्टर को। ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। तो इसमें कोई कंडीशन यहाँ पे लगी हुई नहीं होती कि आपको इतना ही एक्सपोर्ट करना है, आपको ऐसा ही करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है बस। ठीक है। सर्व फ्रॉम सिलेक्टेड, पहली बात सिलेक्टेड प्रोडक्ट में, है ना, नाम ही है उसका, आपने अगर पहली पार्ट में देखा होगा तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट को लेके और सिलेक्टेड कंट्रीज को लेके। ठीक है। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम हैज बीन रिप्लेस्ड विद द सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये जो सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है, ये इसके पुराने सर नाम क्या है, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है। याद रखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। नई नया नाम है सर्विस और पूरा नाम नाम है सर्व्ड। ठीक है। फिर बोल रहे हैं it was applied to service providers located in India instead of Indian service providers regardless of the constitution और प्रोफाइल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। तो बोल रहे हैं कि ये जो स्कीम है वो उन लोगों को लागू है जो हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, लेकिन प्रोडक्शन अभी हमारे देश में है। क्या वो उसको फर्क किस बात से पड़ता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया, नॉट इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन वो यूएस में है, तो उससे हमें क्या मतलब ना, वो तो यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है। हमें उन लोगों से मतलब है जो हमारे देश में रह के वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इंडिया, चाहे कोई भी हो लेकिन अभी इंडिया में है, तो उसको हम इस स्कीम का लाभ देने वाले हैं। ऑल स्क्रिप्ट इशूड अंडर द एमईआईएस एंड एससीआईएस एंड द गुड्स इंपोर्टेड अगेंस्ट दीज स्क्रिप्ट्स वेर फुल्ली ट्रांसफरेबल। वही मैंने बोला कि ट्रांसफरेबल कैसे होता है कि अगर आपका प्लान नहीं है ड्यूटी स्क्रिप्ट यूज करने का, तो आप उसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। फिर स्क्रिप्ट्स इशूड अंडर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ना, कस्टम ड्यूटी करते हो और जब आप इंपोर्ट करते हो चीज़ों को, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द इनपुट ऑफ गुड्स। एक्साइज ड्यूटी इंपोर्टर पे करता है जब वो रॉ मटेरियल अपने देश की किसी कंपनी से खरीदता है। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस, जब आप सर्विस खरीदते हो तो इस पे सर्विस टैक्स देते हो, कस्टम ड्यूटी देते हो, कभी कभी कैश में देते हो, कभी कभी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को डेबिट करा के देते हो, मतलब जो पुरानी है आपकी उसे डेबिट करा के देते हो। ये सारे खर्चे, मान लीजिए ये क्या है, ये आपके टैक्सेस है।
ये इम्पोर्टर के टैक्सेस है, जब वो चीज़ें इम्पोर्ट करता है, जब वो सर्विस इम्पोर्ट करता है तो उसको ये सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। कौन-कौन से टैक्सेस यहाँ पे आपको एक्साइज़ ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है, आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे कैश में हो, चाहे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूज़ करके हो। ये मान लीजिए आपके सारे पहले खर्चे हैं, फिर उसके बाद आपको ना इस स्कीम के तहत क्रेडिट स्क्रिप्ट मिली, है ना? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। तो अभी आपने पहले से तो यहाँ पे पेमेंट कर दी टैक्सेस की, अब आप इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का यूज़ करके यहाँ पे वो टैक्स वापस भी ले सकते हो। है ना? वापस लेके वही यहाँ पे बोल रखी है कि आपको यहाँ पे टैक्सेस अलाउड है ना, स्क्रिप्स वाज़ अलाउड टू बी टेकन बैक एज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब आपको टैक्स जो सरकार आपका टैक्स आपको वापस करती है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इफ इनपुट्स सो इम्पोर्टेड एज़ यू आर यूज्ड फॉर द एक्सपोर्ट्स। ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यूज़ करके आपने जो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट की है, उससे आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, चीज़ें बनानी पड़ेगी और चीज़ें बना के आपको एक्सपोर्ट ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने चीज़ें बनाई, इस स्कीम का लाभ लिया और वो चीज़ें बना के अपने देश में बेची। नहीं, आपको मतलब ही वही है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है आपको, तो आपको चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। Business leaders who have succeeded in international trade and efficiently contributed to their country's overseas trade are recommended to be recognized as a status holder। तो बोल रहे हैं कि ऐसे एक्सपोर्टर जो कि बहुत रेप्यूटेड है, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है और उसने हमारे देश को फॉरेन करेंसी अर्न करने में बहुत मदद की है, तो उनको यहाँ पे स्टेटस होल्डर बोला गया है। ठीक है? यहाँ पे स्टेटस होल्डर। तो स्टेटस होल्डर लोग उनको ना एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है एंड प्रिविलेजेस टू फैसिलिटेट देयर ट्रेड ट्रांजैक्शंस रिड्यूसिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम। तो उनको जब भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जब तो उनको एक कंसेशन दिया जाता है, उनको प्रिविलेज यानी प्रायोरिटी दी जाती है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उनका ट्रेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़े, उनका कॉस्ट कम हो और टाइम भी बचे। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटस होल्डर क्या होता है ना, ये एक्सपोर्टर होते हैं जिनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो होता है ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो उनको ना बहुत कंसेशन मिलता है यहाँ पे। अगर कस्टम क्लियरेंस में इन्हें प्रायोरिटी मिलती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव में इन्हें जल्दी यहाँ पे क्लियरेंसेस मिल जाते हैं, या फिर इन्हें एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है जब भी लोन लेने जाते हैं बैंकों में, या जब भी फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। तो अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते ना तो भी चलेगा। अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन भी देते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो भी चलता है। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे जो बड़े-बड़े यहाँ पे लोग हैं इंडिया में, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो जब भी विदेश जाते हैं तो वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ये डील करते हैं कि जब भी हमारे स्टेटस होल्डर आपकी देश में आएँगे तो उनको आप कोई परेशानी नहीं करोगे, उनको ज़्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे, उनको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं दोगे, उनको कोई टेक्निकल एरर में उनको टेक्निकली आप कोई सपोर्ट करोगे, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से क्लियर हो जाती है, ठीक है? तो इन सारी वजह से क्या होता है ना कि जो एक्सपोर्टर्स का जो वक़्त है और पैसे है ना, वो दोनों बच जाता है, ठीक है? तो इसकी वजह से मतलब ये इसके भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, ये स्टेटस होल्डर के 3 स्टार जैसे होटल होते हैं ना, 3 स्टार, 4 स्टार, ठीक है? तो ये अलग-अलग स्टेटस होते हैं, 5 स्टार, तो इनके हिसाब से इन्हें यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड? तो हमारी सरकार क्या करती है ना कि मतलब इन्हें ऑफ़िशियली बिज़नेस लीडर घोषित कर देती है, ताकि ग्लोबल कैपेबिलिटी इनकी जो या जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, या ग्लोबल लेवल पे इनका नाम यहाँ पे बना रहे और हमारे इंडिया में वो हमारे इंडिया के लिए यहाँ पे फॉरेक्स रिज़र्व अर्न करते रहें। फिर आता है आपका बूस्ट टू मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या होता है, मैंने पहले थोड़ा बता दिया था। तो मेक इन इंडिया मतलब हमारे देश में चीज़ें बनाने के दूसरे देशों को बेचनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे एक अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स प्लान, इफ कैपिटल गुड्स वेर परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज डिक्रीज टू 75%। लाइन समझ में नहीं आएगा, एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो एक स्कीम थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स सॉरी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो आप अपनी कंपनी में चीज़ें बना के प्रोड्यूस, मतलब आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए ले रहे हो, आप घरेलू पर्पज़ के लिए नहीं ले रहे हो। आपने कैपिटल गुड्स मतलब एग्ज़ाम्पल लेंगे, आपकी फैक्ट्री है पेन बनाने की, है ना? पेन, आप प्लास्टिक के पेन बनाते हो, तो जो प्लास्टिक आपने इम्पोर्ट किया है या जो यूज़ किया है, वो उस यूज़ करेंगे आप पेन बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है? तो कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपने खरीदा है, जो बिज़नेस चलाने के लिए आपने खरीदा है, उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। तो एक स्कीम थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। तो इसके तहत क्या होता है, इफ कैपिटल गुड्स वेर परचेज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, अगर आपने कैपिटल गुड जो है अपनी जो रॉ मटेरियल है अपनी देश की कंपनी से यहाँ पे खरीदा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक कंपनी ए है हमारी इंडिया की, हाँ?
उसको उसको वो चाहती है पेन बनाना, वो चाहती है हाई क्वालिटी पेन बनाना, उसके लिए उसे हाई क्वालिटी प्लास्टिक चाहिए। तो वो गई यूएस में, यूएस की कंपनी है बी कंपनी, तो उसने उस यूएस की कंपनी को डॉलर दिए और उससे वहाँ पे प्लास्टिक खरीदा। अब सरकार ने क्या किया, जैसे ही वो प्लास्टिक लेके या पोर्ट पे आया तो सरकार ने उसे कस्टम ड्यूटी लगा दी, है ना? क्योंकि उसने चीज़ें जो है वो यूएस से खरीदी। अब यहाँ पे जब वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा तो उस पे एक ऑब्लिगेशन बनता है कि आपने तो चीज़ें दूसरे देश से खरीदी क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है। तो इस रॉ मटेरियल से आपको 90% जो भी पेन आप बनाओगे उसका 90% आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप रॉ मटेरियल किसी दूसरे देश से खरीदते हो तो। अब सरकार ने यहाँ उस आदमी को बोला कि भाई आप क्यों दूसरे देश से वो प्लास्टिक मंगा रहे हो, जबकि हमारी इंडिया में एक कंपनी है सी कंपनी, वो भी उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, उसी क्वालिटी का प्लास्टिक बनाती है, तो आप सी कंपनी से क्यों नहीं लेते हो? फिर ए ने बोला मैं क्यों लूँ, मेरा फायदा क्या है ना, मैं अगर चाहता हूँ कि डेवलप कंट्री से कोई रॉ मटेरियल खरीदूं ताकि मेरे प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के बने, तो मैं सी कंपनी से क्यों लूंगा, मैं तो बी से लूंगा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एक कंसेशन दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप सी कंपनी से यहाँ पे प्लास्टिक खरीदते हैं तो जो एक्साइज ड्यूटी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी वो आपको हम लोग कम कर देंगे। उसके साथ साथ जो भी पेन आप लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, है ना, जो भी पेन आप सी कंपनी से प्लास्टिक खरीद के प्रोड्यूस करोगे उसका बस 75% आपको एक्सपोर्ट करना है ना? एक्सपोर्ट करना भी आसान नहीं ना फ्रेंड्स, आपको मार्केट ढूंढनी पड़ती है, आपको जो आपकी एक ग्लोबल सप्लाई चेन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, आपको जो मतलब ट्रांसपोर्टिंग शिपिंग का खर्चा है वो सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सरकार ने आसानी दे दी कि आप क्या करेंगे, जितने पेन आपने बनाए हैं उसका 75% पेन आप एक्सपोर्ट करिए, जितना 25% बचता है आपकी मर्जी से आप कहीं पे भी करिए, सरकार को कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक कंसेशन मिल जाता है। वही यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में बता रखा है यहाँ पे कि आप पे ना एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप 75% यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा? Export commodities with a strong domestic content and value addition had received greater levels of incentive under the MEIS। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है, ऐसी कमोडिटीज बनानी है, ऐसी चीजें बनानी है एक्सपोर्ट करने के लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंटेंट हो, जिसमें रॉ मटेरियल भी डोमेस्टिक का हो और फाइनल प्रोडक्ट भी डोमेस्टिक हो, उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, नए टेक्नोलॉजीज के साथ, नई इनोवेशन के साथ करेंगे। और इन ऐसे प्रोडक्ट को एमईएस के तहत बहुत ही मतलब इंसेंटिव ऐसे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इस स्कीम के तहत मिलने वाला है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है हमने क्लियर कर लिया है कि आपको हर तरीके से आसानी दी जाएगी, आपको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल किया जाएगा, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी उनसे बात करवा के वहाँ पे आसानी दी जाएगी, हर तरीके से आपको आसानी दी जाती है ताकि आप अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्शन कर सको, आसानी से रिलैक्स होकर प्रोडक्शन कर सको। Hard copies of applications and specified papers which were formerly required for incentive programs and duty exemption schemes were no longer required। आपको हर बार हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है कि हर बार आधार की जेरोक्स, पैन की जेरोक्स या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स हो गए या ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के तहत अगर आपको कोई लाभ उठाना है तो आप सभी चीजें ऑनलाइन कर सकते हो। लैंडिंग पेपर वर्क फॉर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वेर अलाउड टू बी सबमिटेड डिजिटली एज एविडेंस फॉर डेजिग्नेटेड मार्केट। वही बोल रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डेजिग्नेशन के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, लैंडिंग पर्पज के लिए हो या कोई एक्सपोर्ट करने के लिए हो, तो आपको यहाँ पे सारे काम जो है आपके डिजिटली हो जाते हैं। Once permanent records documents are uploaded in the exporter importer profile, there was no need to provide copies with each application। मैंने पहले ही बोला कि जब भी आप पहली बार किसी स्कीम के तहत लाभ उठाना चाहते हो तो आप पहले आपका डेटा पहली बार दे देते हो ना, आधार हो, पैन हो, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो या आपका बेसिक मोबाइल नंबर हो, ये सारी चीजें आपकी पहले से वहां पे रजिस्टर होती है प्रोफाइल में आपके। फिर आपको हर बार वहां पे जाके हर बार उसकी कॉपी अटैच नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, एक बार आपका डेटा चला गया है तो चला गया। तो फिर डेडिकेटेड ईमेल एड्रेसेस वेर एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पीडियर एंड पेपरलेस कॉन्टैक्ट विद अदर डीजीएफटी ग्रुप सच एज नॉर्म्स कमिटीज एंड एग्जाम फैसिलिटेशन कमिटीज। अब आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेगी ना, कोई किसी किसी को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, किसी किसी को स्कीम का लाभ उठाने में प्रॉब्लम होगी, किसी किसी को इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ईमेल यहाँ पे बनाए गए ताकि आपके प्रॉब्लम को जल्दी से वहां पे देख सके, जल्दी से जो हमारी एक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसे टैकल कर सके, उसे वहां पे हैंडल कर सके और जल्दी से आपको सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करे। इसलिए अलग अलग ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे बनाए गए, जैसे कि नॉर्म कमिटीज ना, नॉर्म्स क्या क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, या एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग ईमेल एड्रेसेस आपको बताए दिए गए हैं ताकि आपका काम जो है वो जल्दी से यहाँ पे हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो
हमने देखा एफटीपी पॉलिसी के तहत जो हमारी एमएआईएस स्कीम है, तो उसके पहले जो 5 अलग-अलग स्कीम थी, उन सबको एक करके एमएआईएस स्कीम बनाई गई ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस स्कीम के तहत किसे यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर आगे बोल रहा है कि एसीआईएस की जो हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, उसका पुराना नाम था सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो आगे यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है? तो इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। ये लाइन इम्पोर्टेंट जो मैंने रेड मार्क किया है ना, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि मेक इन इंडिया के तहत हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ाना है। और एक स्कीम थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, जिसके तहत क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल आप अपने घरेलू देश से खरीदते हो, तो जो भी उस रॉ मटेरियल को यूज करके आप प्रोडक्शन बनाओगे, तो उस प्रोडक्शन का 75% आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस स्कीम को अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आपको हर तरीके से यहाँ पे आसानी दी जाएगी, आपका काम आसान, आपको डिजिटली यहाँ पे सारे काम हो जाएंगे। आपको आपको हर बार हर एप्लीकेशन के लिए अपना डेटा नहीं देना पड़ेगा। हर अलग अलग ईमेल एड्रेसेस बनाए गए ताकि आपका काम जो है वो जल्दी से यहाँ पे हो सके और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से यहाँ पे सोल्यूशन उसके लिए प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।